हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं यूनिट 8 की क्लास 39। तो दोस्तों ये भारतेंदु युग का यूनिट 8 है जो कि यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लासेस हम कर रहे हैं, उसकी क्लास 39 है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं और इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इसके बाद आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मॉक टेस्ट देख सकते हैं और आगामी आने वाली परीक्षाओं के संबंध में हिंदी साहित्य से संबंधित आप 500 प्लस वीडियोस भी वहां जाकर देख सकते हैं। तो अगला टॉपिक था हमारा 8वीं यूनिट में भारतेंदु मंडल के कवि। तो सबसे पहले जो भारतेंदु मंडल के कवि में नाम आता है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु मंडल के पहले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी 1850 से 1885 ईस्वी को सही अर्थों में गद्य का जनक कहा जा सकता है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनका जो समय है 1850 से 1885 ईस्वी तक के समय को सही अर्थों में गद्य का जनक कहा जा सकता है। तो इससे प्रश्न बना कि भारतेंदु युग जो था, भारतेंदु युग, उसके जो जनक हैं वह कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने गद्य की भाषा का संस्कार तो किया ही, ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत किया। इनके समय में गद्य की बड़ी उन्नति हुई। प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु जी के साथ मिलकर गद्य के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। भारतेंदु युग में खड़ी बोली व ब्रज भाषा अत्यधिक प्रसिद्ध रही। इनकी रचनाओं में देशहित की भावना का समावेश हुआ। आचार्य शुक्ल जी भारतेंदु के उल्लेखनीय योगदान पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन व साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। अल्पायु में उन्होंने विपुल एवं समृद्ध साहित्य की रचना की। तो यह कथन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए। भारतेंदु जी ने प्रकृति, श्रृंगार, कृष्ण लीला आदि का वर्णन अपनी स्वतंत्र अनुभूति से किया। काव्य में सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों का समावेश पहली बार इसी युग में हुआ था। पत्र पत्रिकाओं, निबंधों, कविताओं को माध्यम बनाकर भारतेंदु जी ने तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों, सांप्रदायिकता, रूढ़ियों आदि पर करारा प्रहार किया। भारतेंदु जी ने साहित्य में देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश किया। उन्होंने अपने साहित्य द्वारा हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त किया। इनकी काव्य कृतियों की संख्या 70 है। भारतेंदु जी के काव्य कृतियों की संख्या कितनी है? 70, जिनमें प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, विनय प्रेम, पचासा, प्रेम फुलवारी आदि विशेष उल्लेखनीय है। भारतेंदु ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन सुंदरी तिलक। प्रश्न बनता है, रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? सुंदरी तिलक नाम से किया था। इन्होंने अनेक लेखकों का पथ प्रदर्शन किया तथा उन्हें साहित्य रचना हेतु प्रोत्साहन दिया। खड़ी बोली को परिष्कृत करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो यह भी प्रश्न बनता है कि खड़ी बोली को परिष्कृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कविता उनके द्वारा नई चाल में ढली। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कविता किनके द्वारा नई ढाल में चली? तो इसमें ऑप्शन में रहता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसमें प्राचीन व नवीन का समन्वय देखने को मिलता है। शिल्प के क्षेत्र में उन्होंने नए नए प्रयोग किए। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं का जन्म भी भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु के योगदान में हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के साथ ही देश की उन्नति हुई। भारतेंदु जी के प्रभाव से उनके युग में साहित्यकारों का एक ऐसा मंडल तैयार हो गया था जिसमें राज्य, विषय वस्तु, भाव शैली की दृष्टि से भारतेंदु का अनुसरण किया। इसी मंडल को भारतेंदु मंडल कहते हैं। फिर अगले हैं रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रेम घन 1855 से 1923 ईस्वी
का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। भारतेंदु की भांति इन्होंने भी पद्य और गद्य दोनों में विपुल विपुल साहित्य रचनाएं की हैं। साप्ताहिक नागरी नीरद और मासिक आनंद कादम्बिनी में संपादन द्वारा इन्होंने तत्कालीन पत्रकारिता को भी नई दिशा दी। अब्र नाम से इन्होंने उर्दू में कुछ कविताएं लिखी हैं। तो सबसे जो प्रमुख इसमें सवाल बनता है वो ये है कि भारतेंदु मंडल के कवियों में आते हैं कौन? प्रेमघन। ऑप्शन में पूछ लेता है इनमें से कौन से कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है, या कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का है। तो इसमें प्रेमघन भी हैं भारतेंदु मंडल के कवि, और इन्होंने जो साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद और मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी का भी संपादन किया था। और इसके अलावा ये अब्र नाम से कविताएं लिखा करते थे। अब्र नाम से कविताएं कौन लिखा करता था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं, जो अन्य रचनाओं के साथ प्रेमघन सर्वस्व के प्रथम भाग में संकलित हैं। इन्होंने भारतेंदु के आदर्शों का पूर्ण अनुसरण करते हुए उन सभी प्रवृत्तियों को अपनाया जो भारतेंदु जी के काव्य में मिलती हैं। प्रेमघन ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, किंतु खड़ी बोली के लिए उनके काव्य में विरक्ति नहीं थी। वे कविता में भावगति के कायल थे। प्रेमघन जी कविता लिखते समय तदयुगीन परिस्थितियों का पूरा ख्याल रखते थे। राजनीतिक में ये बहुत रुचि रखते थे। आचार्य शुक्ल जी इनके संबंध में लिखते हैं, देश की दशा को सुधारने के लिए जो राजनीतिक या धर्म संबंधी आंदोलन चलते रहे, उन्हें ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे। जब कहीं कुछ सफलता दिखाई देती तब वह अपने लेखों व कविताओं से खुशी प्रकट करते। तो यह कथन जो कहा था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसके लिए? प्रेमघन के लिए। प्रताप नारायण मिश्र ये अगले रचनाकार हैं। ब्राह्मण के संपादक प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 ईस्वी। इनका जन्म बैजे गांव जिला उन्नाव में हुआ था। पिता के कानपुर चले जाने के कारण उनकी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। ज्योतिष का पैतृक व्यवसाय न अपनाकर वे साहित्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए। कविता, निबंध और नाटक उनके मुख्य रचना क्षेत्र थे। तो इस ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र मूलतः विनोदी प्रकृति के थे। कविता के क्षेत्र में इन्होंने प्रणय व्यंजना, समाज सुधार, देशभक्ति, हास्य विनोद आदि प्रवृत्तियों का परिचय दिया है। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम और श्रृंगार विलास उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रताप लहरी उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है, किंतु भक्ति और प्रेम की तुलना में समसामयिक देश दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन उन्होंने मनोयोग से किया है। उदाहरण है, पढ़ी कमाए कीन्ही कहा, हरे न देश कलेश, जैसा कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। फिर अगले रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। उन्होंने काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वहां रहते हुए उनका भारतेंदु हरिश्चंद्र से संपर्क हुआ, किंतु भारतेंदु की रचना शैली की उन पर वैसी छाप नहीं मिलती जैसी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र के कृतित्व में लक्षित होती है। प्रेम संपत्ति लता 1885, श्यामालता 1885, श्यामा सरोजनी 1886 और देवयानी 1886, श्यामा स्वप्न शीर्षक उपन्यास में भी उन्होंने प्रसंगवश कुछ कविताओं का समावेश किया है। ऋतुसंहार और मेघदूत भी ब्रज भाषा की सरल कृतियां हैं। बाल मुकुंद गुप्त रचना काल की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के अंतिम कवियों में से हैं। काव्य में ये भारतेंदु को छोड़कर अन्य सबसे अधिक सशक्त एवं प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। किसानों की दुर्दशा एवं धनिकों की निष्ठुरता का निरूपण इनकी कुछ कविताओं में मार्मिक रूप से मिलता है। जैसे
जिनके कारण सब सुख पावै, जिनका बोया सब जन खावै, हाय हाय उनके बालक नित भूख के मारे चिल्लावें। हे धनिकों क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार। हे बाबा जो यह बेचारे भूखों प्राण गवाएंगे, कब कहिए क्या धनी गलाकर अशरफियां जीत जाएंगे। उपर्युक्त दोहों में गुप्त जी ने आर्थिक विषमता का उल्लेख किया है। वे धनी वर्ग का हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं, राष्ट्र की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए स्वदेशी आंदोलन के समर्थक हैं। जैसे मार कीन मलमल बिना चलत कुछ नहीं काम, परदेसी जुल्हान के मानहू गए गुलाम। फिर अगले रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास। कविवर दुर्गा दत्त व्यास के पुत्र अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 ईस्वी भारतीय युग का समय है, काशी के निवासी सुकवि थे। वे संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे और दोनों भाषाओं में साहित्य रचना करते थे। पीयूष प्रवाह के संपादक के रूप में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। उनकी कृतियों में पावस पचासा जो कि 1886 में आई थी, सुकवि सतसई 1887 और हो होरी उल्लेखनीय है। इनकी रचना ललित ब्रज भाषा में हुई है। बिहारी बिहार उनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, जिसमें महाकवि बिहारी के दोहों का कुंडलियां छंद में भाव विस्तार किया गया है। फिर अगले रचनाकार के रूप में हमारे पास हैं राधा कृष्णदास। भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्णदास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने नाटक, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय साहित्य रचना की है। भारत 12 मासा और देश दशा समसामयिक भारत के विषय में उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। राधा कृष्णदास जी कुछ कविताएं राधा कृष्ण ग्रंथावली में संकलित हैं। राधा कृष्णदास जी की कुछ कविताएं हैं वह राधा कृष्ण ग्रंथावली में भी संकलित हैं। अन्य कवि भारतेंदु युग के अन्य रचनाकारों की रचनाओं में भक्ति भावना तथा श्रृंगार वर्णन की प्रमुखता रही है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम नवनीत चतुर्वेदी का नाम आता है। इनकी प्रसिद्ध कवि कृति कुब्जा पचीसी रीति पद्धति की सरस रचना है। गोविंद गिल्लाभाई कृत श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख सोडसी और षट ऋतु भक्ति और प्रेम वर्णन संबंधी रचनाएं हैं। दिवाकर भट्ट कृत नख शिख, नवोटा रत्न, राधा कृष्ण वर्मा कृत बलवीर पचासा, गुलाब सिंह कृत प्रेम सतसई, दुर्गा दत्त व्यास कृत अधमोद्वार शतक आदि उल्लेखनीय है। हमारा अगला टॉपिक था इस यूनिट का भारत में पत्रकारिता का आरंभ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे और बहुत सारे प्रश्न भी मिलेंगे। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 ईस्वी में हुई थी। उस समय जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रथम मुद्रित अंग्रेजी समाचार पत्र कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर हिक्की गजट प्रकाशित किया गया था। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर हिक्की गजट प्रकाशित किया गया था। कब? 1780 में प्रथम मुद्रित अंग्रेजी समाचार पत्र कहाँ? कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, जिसे हिक्की गजट भी कहते हैं, प्रकाशित किया गया था। सन 1780 से 1818 तक भारतीय पत्रकारिता पर केवल अंग्रेज ही छाए रहे तथा सभी पत्र अंग्रेजी में ही छपे। भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का इतिहास 1818 ईस्वी से प्रारंभ होता है। पहला भारतीय समाचार पत्र 1816 ईस्वी में कलकत्ता में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट नाम से निकाला गया था। वो हिक्की गजट था जो अंग्रेजी में निकला था, लेकिन हिंदी में जो पहला भारतीय समाचार पत्र था, पहला भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट, वह कलकत्ता से 1816 ईस्वी में निकाला गया था गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था, परंतु यह अंग्रेजी भाषा में छपा था। तो ये जो बंगाल गजट है ये भारतीय समाचार पत्र था, पर यह अंग्रेजी भाषा में छपा था। हिंदी का, अब बात आती है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड
इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कब छपा? 30 मई 1826 ईस्वी में। कहां से? कलकत्ता से। तो पहला जो समाचार पत्र था भारत में वह 1780 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या हिक्की गजट। और जो पहला भारतीय समाचार पत्र था वह था बंगाल गजट, 1816 ईस्वी में छपा था। कलकत्ता से गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कि अंग्रेजी में था। लेकिन हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को जागृत करना तथा भारतीयों के हितों की रक्षा करना था। इस प्रकार भारतेंदु के आगमन से पूर्व ही पत्रकारिता का आरंभ हो चुका था। 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता। 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम उत्थान, इसमें प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के नाम से। तो प्रथम उत्थान 1826 से 1867 ईस्वी। भारतेंदु के उदय से पूर्व पत्र पत्रिकाओं के विकास का प्रथम दौर पूरा हो चुका था। इस प्रकार हिंदी पत्रकारिता का आरंभ भारतेंदु पूर्व युग से हुआ। पत्र पत्रिकाओं का सीधा संबंध जन जागरण से होता है। उस समय जन जागरण का केंद्र कलकत्ता था। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ भी कलकत्ता से हुआ। उदंड मार्तंड के बाद निकलने वाले प्रमुख समाचार पत्र हैं बंगदूत 1829, प्रजामित्र 1834, बनारस अखबार 1845, मालवा अखबार 1849, सुधाकर 1850, बुद्धि प्रकाश 1852, समाचार सुधावर्षन 1854, प्रजा हितैषी 1855, तत्व बोधनी पत्रिका 1865, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1866, वृतांत विलास 1867 आदि। इस प्रथम उत्थान में ज्यादातर साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन हुआ। इस काल की पत्र पत्रिकाओं का उद्देश्य जनता में जागरण तथा सुधार की भावना उत्पन्न करना था। साथ ही ये पत्रिकाएं अपनी अपनी सीमाओं में अन्याय का प्रतिकार भी कर रही थी। ये पत्रिकाएं 2 या 3 भाषाओं में निकल रही थी, जिनमें हिंदी भाषा अपरिष्कृत और अपरिमार्जित थी। द्वितीय उत्थान 1868 से 1885। हिंदी पत्रकारिता के द्वितीय उत्थान में भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने हिंदी भाषा के प्रति एक अभाव को दूर करने का प्रयास किया। इस काल में हिंदी भाषा का रूप स्थिर और परिमार्जित हुआ। जागरण सुधार की भावना के प्रसार हेतु गंभीर लेख लिखे गए तथा शुद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हुआ। भारतेंदु के जीवन काल में प्रकाशित होने वाली कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं इस प्रकार है: कवि वचन सुधा 1868, जगत समाचार 1869, बिहार बिंदु 1871, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाल बोधनी 1874, भारत बंधु 1874, काशी पत्रिका 1875, हिंदी प्रदीप 1877, सार सुधा निधि 1879, आनंद कादम्बिनी 1881, भारतेंदु 1883, ब्राह्मण 1883, कान्य कुब्ज प्रकाश 1884, भारतोदय 1885। इनमें मुख्यतः बाल बोधनी पत्रिका नारी शिक्षा से संबंधित थी। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नारी शिक्षा पर आधारित पत्रिका कौन सी है? तो याद रखिएगा बाल बोधनी। कौन सी? बाल बोधनी 1874 में प्रकाशित हुई थी। तृतीय उत्थान की बात करते हैं। तृतीय उत्थान का जो समय है वह 1886 से 1900 तक का है। हिंदी पत्रकारिता के तृतीय उत्थान में 200 से अधिक छोटी बड़ी हिंदी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। इनमें हिंदी भाषा की शक्ति और लोकप्रियता का बोध होने के साथ साथ देशव्यापी जन जागरण की सूचना भी मिलती है। इस युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं इस प्रकार हैं: आर्यावर्त 1887, रहस्य चंद्रिका 1888, हिंदी बंगवासी 1890,
नागरी नीरद 1893, साहित्य सुधानिधि 1894, नागरी प्रचारिणी पत्रिका 1896, समस्या पूर्ति 1897, रसिक पत्रिका 1897, उपन्यास 1898, पंडित पत्रिका 1898, सरस्वती 1900। इस तीसरे उत्थान तक राजनीतिक चेतना का केंद्र बंगाल ही था। इन 25 वर्षों में हिंदी पत्रकारिता अनेक दिशाओं में विकसित हुई। तो आज का अंतिम, इस यूनिट का अंतिम जो हमारा टॉपिक है वह है आधुनिकता की अवधारणा। आधुनिकता एक सापेक्ष अवधारणा है। प्राचीन मूल्यों की सापेक्षता में वर्तमान नवीन मूल्यों का निर्धारण ही आधुनिकता है। जी.एस. फ्रेजर के अनुसार आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए। समीक्षक डॉक्टर जगदीश गुप्त के अनुसार आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है। यह दृष्टि ही सुविचारित आधुनिक दृष्टिकोण है। आधुनिकता के लक्षण। आधुनिकता के लक्षण निम्नलिखित हैं। आधुनिकता एक सापेक्षित अवधारणा है। आधुनिकता की व्याख्या अतीत की समकक्षता एवं सापेक्षिता में ही संभव है। जो भी आज आधुनिक है वह भविष्य में पुरातन है। अनुभूति और संवेदना का नयापन ही आधुनिकता कहलाता है। आधुनिकता अतीत से जुड़कर सुरक्षित रह सकती है। आधुनिकता का मूल्य आधार मानवतावादी दृष्टि है। साहित्य, धर्म व दर्शन सभी के प्रति नवीन दृष्टिकोण का आविर्भाव ही आधुनिकता है। साहित्य की सभी विधाओं के आधुनिकता स्पष्ट दिखाई देती है। आधुनिकता ज्ञान, विज्ञान व टेक्नोलॉजी के कारण संभव है। क्वांटम सिद्धांत एवं सापेक्षता सिद्धांत ने सिद्ध कर दिया है कि ना कोई सार्वभौमिक सत्य होता है और ना कोई शाश्वत नैतिकता। आधुनिक ज्ञान विज्ञान ने मनुष्य को बहुत कुछ बुद्धि सम्मत बना दिया था। नीत्शे की इस घोषणा से कि ईश्वर मर गया है, बौद्धिक जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। यथार्थ का स्वरूप बिल्कुल बदल गया। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छे बुरे की जो कसौटियां धर्म ग्रंथों में निर्धारित की गई थी उनकी प्रामाणिकता समाप्त हो गई। पुराने मूल्य विघटित हो गए। विज्ञान की प्रगति ने निश्चयवादी सिद्धांत को खोखला सिद्ध कर दिया। अणुओं की सत्ता के असिद्ध हो जाने के बाद अणु शक्ति मतलब ऊर्जा में बदल जाता है और शक्ति अणु में। निश्चयात्मकता की समाप्ति की अंतिम घोषणा हो गई। अस्तित्ववादी दर्शन ने इस पर मोहर लगाकर इसे और भी पुष्ट कर दिया। अस्तित्ववादी दर्शन ने अपने पूर्ववर्ती दर्शन और विज्ञान की अमूर्तता पर आक्रमण किया। उसने अपने को ठोस अनुभवों तथा प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी सवालों के साथ जोड़ा। ये सवाल कुछ इस प्रकार हैं: दुख, निराशा, व्यक्ति की व्याग्रता, अकेलापन, मृत्युबोध, स्वतंत्रता, त्रासदी आदि। भारतेंदु युगीन कवि व उनकी कृतियां। एक तरफ कवि हैं, दूसरी तरफ उनकी कृतियां हैं। सबसे पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ईस्वी। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, मधु मुकुल, विनय प्रेम पचासा इनकी रचना है। फिर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1923 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचनाओं में है ब्रज चंद पंचंग, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, लालित्य लहरी, हार्दिक हर्षोदर्श, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु। फिर है प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 ईस्वी। इनकी प्रमुख कृतियों में है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, त्रप्यंताम। फिर हैं जगमोहन सिंह 18 से ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, ऋतु संहार अनुदित, मेघदूत अनुदित। फिर है अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 ईस्वी तक। इनकी प्रमुख रचनाओं में है सुरभि सतसई, हो होरी, बिहारी बिहार, पावन पचासा। फिर है नवनीत चतुर्वेदी 1868 से 1919 ईस्वी। कुब्जा पच्चीसी इनकी प्रमुख रचना है। फिर है राधा कृष्ण दास 1865 से 1907 ईस्वी। भारत 12 मासा, देश दशा, रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की है। फिर है गोविंद गिल्ला भाई। इनकी प्रमुख रचनाओं में श्रृंगार सरोजनी, पावन पयोनिधि, राधा मुख षोडशी,
षड ऋतु, नीति, विनोद। फिर है दुर्गा दत्त व्यास, इनकी प्रमुख रचनाओं में अधमोद्धार शतक। फिर है राधाचरण गोस्वामी, इनकी प्रमुख रचना है नवभक्त माल। तो दोस्तों आज हमारा जो यूनिट है यूनिट 8 कंप्लीट हो गई है। तो कल से हम शुरुआत करेंगे अपनी यूनिट 9। तो दोस्तों अगर आपने पिछली यूनिट नहीं देखी है तो 1 से 8 तक की यूनिट देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, डिटेल में है, बहुत से डाउट आपके क्लियर होंगे, बहुत से प्रश्न आपको बनेंगे। तो कोई समस्या हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। फिर से अगली वीडियो में अगले यूनिट के साथ हाजिर होंगे। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे दें हमें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।